हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो 18 फरवरी को आने वाला सामान्य हिंदी का पेपर हमें मिल चुका है। तो जल्दी से इस पेपर को देख लीजिए और इसमें बताए गए प्रश्नों को भी हल कर लीजिए। गारंटी है इसके बाहर और प्रश्न नहीं आएंगे, यानी 18 फरवरी को जो भी पेपर बनेगा सेम ऐसा ही बनेगा। और अगर आप इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो तो गारंटी है 70 में से 70 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और 18 फरवरी को ये आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पेपर और इसमें बताए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पूरा का पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख लीजिएगा, आपको सेम ऐसा ही पेपर मिलने वाला है 2026 सामान्य हिंदी। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होगा। पूर्णांक 100 अंक का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड का और खंड खा में विभाजित होगा। दोनों खंडों के सही प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। अब देखिए, आइए पहले हम खंड जो का है उसमें देख लेते हैं। यानी खंड का में आपके 2 प्रश्न बनेंगे, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, जिसमें आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए जाएंगे और इसमें रचनाएं पूछ ली जाती हैं। क्या बनती है? सबसे ज़्यादा रचनाएं बनती हैं। तो देखिए, पहला है हिंदी का प्रथम नाटक है। 4 ऑप्शन है, भारत दुर्दशा, नहुस, ना आने वाला कल और चंद्रगुप्त। तो सबसे पहला जो आपका हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, इसके अगर लेखक की बात करें तो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। गिरधर दास, ठीक है, गिरधर दास हैं। तो देखिए, पेपर में कभी ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि नहुस के रचनाकार हैं, तो ऐसे भी याद रखना है। तो कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये क्या है? हिंदी का प्रथम क्या है? नाटक है। और फिर अगला देखिए, अगला क्या है? इंदुमती। इंदुमती है एकांकी, जीवनी, नाटक या प्रथम कहानी। तो ये क्या है? प्रथम कहानी। अगर हम इसकी लेखक की बात करें तो किशोरी लाल गोस्वामी। गोस्वामी किशोरी लाल गोस्वामी क्या है? किसके लेखक हैं? हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक हैं। प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, धर्मवीर भारती या रघुवीर राय। तो सही आंसर होगा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। और एक क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। फिर अगला है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो सही आंसर होगा 1943। अगर तार सप्तक के जो संपादक की बात करें तो अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे हैं, याद रखना है। फिर देखिए, निंदा रस के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या जयंत कुमार। तो सही आंसर होगा हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। और यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। अगर बात करें कैसा निबंध है तो व्यंग निबंध है। क्या है? तो ऐसा व्यंग निबंध है। तो ये हो जाती है आपके 5 विकल्प पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 2 आएगा, इसमें भी पूछेंगे जो पद से होंगे। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है गोरखनाथ को, जगन्नाथ को, चंद्रप्रदायी को या सरहपा। तो सही आंसर हो जाएगा सरहपा को माना जाता है। फिर देखिए, आइए हम आगे और देखते हैं प्रश्न। प्रश्न अगला है, आंसू के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या अज्ञे। तो उसके हैं जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद है। ये क्या है? काव्य है। क्या है? एक काव्य है। फिर प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या हरिओद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर एक ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि है तो तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या कबीरदास। तो सही आंसर हो जाएगा कबीरदास को ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो सर्गों की संख्या किसमें? इसमें 15 है। कितने सर्ग हैं? 15 से। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ऐसे 15 सर्ग हैं, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके विकल्प। कितने विकल्प हो गए आपके? 10 विकल्प हो जाते हैं। फिर आपका जो प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी देना होता है। तो पहले सबसे अच्छे तरीके से पहले इसके गद्यांश को पढ़िए, फिर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो देखिए, पहला है, जैसे कितने 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 10 नंबर का ये होता है।
तो क्या है, पहले हम अच्छे अच्छे पढ़ लेते हैं। इसके लिए क्या है, देखिए क्या बताया है इसमें कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल समांत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक, जो साधारण प्रजा की परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों कणों को खाकर बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो श्रद्धा समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मनोत्सव की धूमधाम सी मिट गई। अच्छे से पढ़ लेना है। फिर देखिए अब क्या होता है, अब उसी से पता चल रहा है किस पाठ से लिया गया। जैसे अब दिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो क्या है, अशोक। तो आपने पढ़ा होगा कि आपके पाठ में जो अशोक के फूल नामक पाठ है, अशोक का फूल जो पाठ है, और इसके लेखक आपने पढ़े होंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमें पहला प्रश्न वही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इसका जो संदर्भ होता है, क्या होता है, ये संदर्भ कहा जाता है। तो क्या लिखोगे, जैसे पाठ का नाम तो आपको पता चल गया, पाठ का नाम क्या है कि अशोक के फूल, अशोक के फूल। उसके लेखक कौन हो जाएंगे, लेखक, तो लेखक कौन से हो जाएंगे, आपने पढ़ा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हो जाएंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जिस जिस पर लाइन हुई, जैसे यहाँ पर लिखा जो साधारण प्रजा के प्रश्नों पर पली है, वहां से लेकर यहाँ हुई तक की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो ये मैंने कुछ इसको व्याख्या कर कर रखा हुआ है, देख सकते हैं क्या लिखा है। देखिए कि लेखक का कहना है कि संसार का नियम है, देखिए क्या बात करें, जो साधारण प्रजा परिश्रमों पर पली है, उसके रक्त के संसार कणों कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से समृद्ध हुई थी। तो वही बात करें कि लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है, उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप को आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप से में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में होती है कि यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों के जिस विलासी और चटुकारी संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई है। ठीक है, समृद्ध हुई ही। ठीक है, तो वही है कि उसमें इसको अच्छे तरीके से और पढ़ लेना है, देख लेना है। फिर प्रश्न पूछा गया सामान्य सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक है, तो क्या है, हमें पता है कि अच्छे से पढ़ना। देखो कि अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, देखो लिखा है सामान्य सभ्यता का प्रतीक है, रुचि का प्रतीक माना गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अशोक का वृक्ष, क्या लिख देंगे हम, अशोक का वृक्ष। आप इसकी व्याख्या और अपने तरीके से अपने जो क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो अच्छे तरीके से। फिर लाखों करोड़ों की अपेक्षा में कौन समृद्ध हुई है, तो यहाँ पर देखो आप अच्छे से पढ़ोगे, लाखों करोड़ों की अपेक्षा में समृद्ध हुई है, तो कौन हुई है, तो यहाँ पर देखिए कि सामंतवाद, क्या है यहाँ पर, सामंतवाद समृद्ध हुई है। ठीक है, सामंतवाद का है, ठीक है, सामंत। फिर देखिए अगला है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है, तो क्या लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। ठीक है, विलासितापूर्ण की धूमधाम मिट गई, वही तो है, इसमें बताया गया है वे सामंत उखड़ गए हैं, इसमें समाज ढह गए हैं और मनोत्सव का धूमधाम भी मिट गया है, ऐसे आप लिख सकते हो। इसी से आंसर छाट के लिख लेना है। फिर देखिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है, अगला पैराग्राफ अथवा दोनों में से एक करना होता है, लेकिन हम सब करेंगे। ठीक है, पेपर में हमें कोई छोड़ना नहीं है, पेपर में आपको इनमें से एक करना है अभी, लेकिन हम दोनों कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है आपके पेपर में। अगर मान लो इनमें से एक आया और एक नहीं आया, तो हम ऐसे आपको अच्छे तरीके से तैयार करा के देंगे। देखिए इसमें क्या है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। तो अब जैसे हमें थोड़ा सा पढ़ने में पता चल गया कि वो किससे, निंदा रस से ये आ चुका है, किससे, निंदा रस से। तो अगर हम बात करें इसके प्रश्न की, तो क्या क्या प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम, तो पाठ क्या हो गया, पाठ क्या हो गया, निंदा रस।
निंदा रस। लेखक कौन हो गए? लेखक कौन हो गए? लेखक इसके जो निंदा रस के हरिशंकर परसाई हो जाते हैं। क्या है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई इसके लेखक हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, ये भी वही सेम होगा। अब देखिए अगला क्या है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश क्या है, इसमें लाइन किसकी खींची हुई है? केवल हमें देखिए यहाँ पर निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है और बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी को कही होती है। तो आइए देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि कुछ लोग निंदा को उसी प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को देते हैं। ये बात कर रहे हैं कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हुए वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों के कलंक कथाओं पर परायण पर आधारित होती है। तो बात करें कुछ लोग निंदा को उसी प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को देता है। वे निंदा को पूंजी समझते हुए ही अपना व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सर्वत्र निंदा करना ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी यह धारणा होती है कि वे जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही अधिक लाभ उनको प्राप्त होगा। तो उसी बात कर रहे हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निंदा किसकी पूंजी है? तो देखिए हमने इसमें पढ़ा है कि निंदा किसकी पूंजी है। तो देखिए क्या लिखा है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी है। क्या है? निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं लोगों की पूंजी होती है। तो इतना ये आंसर आप लिख सकते हो, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। फिर क्या है अगला देखिए कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? देखिए आपको देखते हैं कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार यह होता है कि वे दूसरों की निंदा करने में कुशल होते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न होंगे, 2 अंक के होंगे, 10 नंबर का हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना इसको। क्या कह रहे हैं इसमें कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज के नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तुम सुना दे। ठीक है, तुम सुना दे। तो पहला क्या है प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप पढ़ सकते हो कहाँ से लिखा है कि इसके बाद राधा है, कृष्ण जी से जा चुकी है मथुरा। ठीक है, और राधा उनकी विरह में रो रही है, यानी पवन से कह रही हैं। तो क्या कह रही हैं, जैसे पहला बात करें प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आप लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है और शीर्षक पवन दूत का है। इसका संदर्भ आप लिख सकते हो। फिर क्या है, पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेशा भेजा? तो जिसने राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो किसके द्वारा? पवन के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। फिर प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो देखिए भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, इस प्रकार का शोभा किया गया। फिर देखिए प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का तथा उसका स्थायी भाव, तो उसमें बिछड़ने की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस है तथा इसकी स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। ठीक है, अब छोड़िए यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया था, यहाँ पर लिखना था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको मेरे प्यारे नवजलस्य नेत्र वाले की यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो उसमें लिखना था कि राधा पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस ना आए और ना कोई संदेशा भेजा। वही उसमें इतना उसमें लिखना था। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते। फिर ऐसे एक अथवा में पूछा गया था, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, कृदन में आहत विश्व हंसा, कृदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचलती। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और रचयिता की नाम। तो देखिए थोड़ी मैंने बस ऐसे लिखा था, अच्छे तरीके से साफ सुथरा लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश महादेव वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक पाठ से संकलित गीत 3 यानी गीत 3 शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या की जाए तो यहाँ पर केवल लाइन खींची है कि मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिरमहर, तो
उसमें व्याख्या करोगे कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात मेरा जीवन दुख की भरी बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई होती है, उसी प्रकार अथाह विरह में की वेदना के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक था, थोड़ा था क्योंकि यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं करनी थी, इतनी लाइन थी यहाँ पर। ठीक है, ये छोड़ना था, केवल इतनी थी। तो फिर देखिए अगला है प्रश्न, नैनों में दीपक से जलते में कौन सा अलंकार है? तो इसमें नैनों में दीपक से पहचान सकते हो कि से, जहाँ पर भी से आ जाए वहाँ पर सासी से, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार होता है। फिर कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? तो प्रीतम से मिलने की व्याकुलता। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं आप कि प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री की निरंतर रुदन का कारण है। ठीक है, फिर क्या है, उपरोक्त पद्यांश में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया? तो उन्होंने क्या बताया कि मैं नीर भरी दुख की बदली। क्या बताया उन्होंने? दुख की बदली बताया, कि मैं नीर भरी दुख की बदली बताया उन्होंने। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ से थोड़े बड़े प्रश्न होंगे यहाँ पर, ऐसे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जातीय परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है अपने शब्दों में। अच्छे तरीके से लिखोगे कैसे? अब देखिए थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं। आपको क्या करना है अच्छे तरीके से, तो मैं तो भी ऐसे बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, पहले आपको अच्छे तरीके से जिनका भी लिखना है उनका यहाँ पर आप लिखोगे जीवन परिचय, हेडिंग बनाओगे। किसका जीवन परिचय? तो किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मान लीजिए। तो पहले सॉरी, यहाँ पर आप ऊपर लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फिर लिखो नीचे जीवन परिचय। फिर आप यहाँ से एक एक बॉक्स बनाओगे जिसमें आप लिखोगे स्मरणीय तथ्य, स्मरणीय तथ्य, फिर लिखोगे जन्म स्थान, पिता माता पिता, यानी लिखोगे पिता माता, शिक्षा। ठीक है, ऐसे ही, और उनकी जो रचना जो भी हो जाएंगी इसमें सब बॉक्स में भरना है। ठीक है, फिर आप यहाँ से उनके बारे में लिखना चालू करोगे और फिर यहाँ पर लिखोगे प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, इतना है हेड बना के, और फिर जीवन परिचय आप अच्छे तरीके से भरोगे। ठीक है, ऐसे इस पर करना है पद में। इसमें बताया कि मतिशरण गुप्त, अज्ञे या रामधारी सिंह दिनकर 5-5 नंबर के होते हैं, इनको लिख लेना है। ठीक है, अगर अगली वीडियो हम बता देंगे। फिर आएगा आपसे 5 नंबर में क्या पूछ लिया जाएगा कि पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा कितनी हो जाएगी? 80 शब्दों की। 5 नंबर का होगा। या फिर अथवा में बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए, बहादुर समाज 5 नंबर की। फिर देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का, तो यहाँ पर किसी में एक का भी आपको खंड काव्य लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारे ललितपुर जिले से हूँ तो मुक्ति एक खंड काव्य लिखना होता है, तो यहाँ पर हम मुक्ति एक खंड काव्य लिखेंगे। फिर आ जाता है यहाँ पर देखिए प्रश्न आ गया कि खंड खा के दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। इस 7 अंक का होता है, 2 नंबर का संदर्भ, 5 अंक का अनुवाद हो जाएगा। संदर्भ में अच्छे से पढ़िएगा। देखिए किस पार्ट से दिख रहा है आपके लिए, युवक मालवीय स्वकीयन प्रभात प्रतीत होएगी, अच्छे से पढ़ना। भाषणेन जनानाम मानसी, तो किससे आप अगर संदर्भ लिखना चाहोगे, प्रस्तुत अवतरण हमारे संस्कृत दर्शक से कि महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। इसको अच्छे से पढ़कर इसका अनुवाद लेना है कि युवक मालवीय है जो अपना प्रभावशाली भाषण देता है और उसको जो वहाँ पर बैठे सभी लोगों का मन मोह लेता है। अत्यस्य सौहृदय, प्राणी विवेकात, पदवी प्रायादेश श्रेष्ठतम, ये सब क्या करते हैं, अतः उनके मित्रों को उनकी वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक श्रेष्ठ सेवा करने को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार इसको आप अनुवाद करोगे। और ये दोनों महामना मालवीय पाठ से हैं। ये भी है महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु, तो ये दोनों हैं, जिसका अनुवाद आपको कर लेना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपको फिर आ जाएगा आपका एक और निम्नलिखित संस्कृत श्लोक आ जाएंगे। इसमें किसी एक श्लोक का जो है संदर्भ सहित हमें क्या करता है, अनुवाद देना होता है। ये भी कितने अंक का होता है? 7 अंक का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि जल बिंदु निपात्यन क्रमशः पुरेटे घटा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य चा
धनस्य चा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो वी कहाँ से लिया गया है, हम बात करें प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के श्वास रत्नानी पाठ से लिया गया है। किससे? श्वास रत्नानी पाठ से ये लिया गया है। तो हम कैसे लिखेंगे, बात क्या करें, जल बिंदु निपातेन, तो बात कर रहे हैं कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। भैया कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, तो जल की एक एक बूंद गिरने से जैसे घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्वविद्या विद्याना धर्मस्य चा धनस्य चा, तो हो जाता है समस्त विद्या धर्म और धन का यही हेतु है, यानी यही कारण है कि निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे तीनों वस्तुएं संग्रहित होती हैं। अगर हम धीरे धीरे काम करते हैं तो वही बात करें कि इन तीनों का भी वही काम है कि निरंतर काम करने से ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक और है काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो गच्छति धीमताम और व्यसनेन चा मूर्खणाम निद्राया कले चलन। तो देखिए इसमें वही बात वही उसी से लिया गया है, जिसमें क्या बात करें, काव्य शास्त्रे विनोदेन कलाचार गच्छति, यानी बुद्धिमान जो बुद्धिमान है, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद यानी आनंद में व्यतीत होता है, और मूर्खों का व्यसनेन चा मूर्खनाम निद्राया कलेवा, तो जैसे मूर्खों का जो समय होता है वो व्यसनों में और सोने में और सारी लड़ाई लड़ने में या लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। इसका अनुवाद आराम से अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से आता है आपका कि यहाँ से आएगा आपका कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो क्या है, एक का करना है, जैसे एक म्यान में दो तलवार, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक वस्तु के स्थान पर दो रखने की चेष्टा करना, यानी दो चीजें रखने की चेष्टा करना। जैसे वाक्य प्रयोग की बात करें हम कि स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। ठीक है, ऐसी बात करना है, एक म्यान में दो तलवार। हम देखें कि नाचना, क्या लिखना है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो नाचना जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है कि स्वयं कामना आने पर दूसरों पर दोष डालना, ये क्या होता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जैसे अगर हम बात करें कि महेश घंटे भर से निबंध की एक पंक्ति भी नहीं लिख सका और कहने लगा मेरा पेन खराब है, तब गुरुजी ने कहा कि क्या होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी लिखना आ नहीं रहा है और दोष पेन पर दे रहा है। फिर चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब साशंकित होना, साशंकित। ठीक है, साशंकित होना, यानी बात करने से कि गुरुजी ने डांटते हुए पूछा यह कुर्सी मेज के ऊपर किसने रखी, और सुरेश बोल उठा जी मैंने तो रखी नहीं है। तो गुरुजी ने तुरंत कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, यह तुम्हारा ही काम है। ठीक है, ऐसे बात करना है। ऐसे कई हो से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना, जो अपराधी है और वो दूसरे निर्दोष पर दोष लगाए तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर ठीक है, फिर आता है अपठित गद्यांश, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। जैसे कहा कि भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है, इसलिए उसकी आध्यात्मिकता नाम मात्र रह गई है, असक्त आत्मा, तो इसको अच्छे तरीके पढ़ना है। फिर 3 प्रश्नों की आपको आंसर देना, 1+2+2 यानी 5 नंबर का ही अपठित गद्यांश होता है। तो उसे बताया कि भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है, तो भौतिक दृष्टि से भारत की क्या है, संतोषजनक स्थिति क्या है, संतोषजनक नहीं है। कैसी है, संतोषजनक नहीं है। ठीक है, बात करें कि भारत की भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है और उसकी क्या है, कैसी रह गई, स्थिति कैसी रह गई है, आध्यात्मिकता नाम मात्र ही रह गई है, यानी बात करें आध्यात्मिकता में भारत पिछड़ गया है, ये बात हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है अगला कि निश्रय की सिद्धि किससे होती है, तो निश्रय की सिद्धि क्या है, वही बात है कि अगर उसकी वृद्धि तो आध्यात्मिकता किससे होती है, आध्यात्मिकता लिख देना है, बस आंसर हो जाएगा। फिर सशक्त होना क्यों आवश्यक है, तो आत्मानुभूति के देखिए कि यहाँ पर देखिए आत्मानुभूति के लिए क्या है, आत्मानुभूति नहीं रही है, तो असक्त ने लिखा कि सशक्त होना क्यों आवश्यक है, तो असक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता, तो हमें क्या है, सशक्त होना क्यों आवश्यक है, तो आत्मानुभूति के लिए।
ठीक है, आपको आत्मानुभूति लिखना है, बस कुछ नहीं। ठीक है, फिर देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन करके लिखिए। तो पुरुष और परुष, तो इसका 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, पुरु, नामक, राजा और क्रोध, आदमी और कठोर, तो सही आ जाएगा आपका आदमी और कठोर। फिर देखिए अगला है तरंग और तुरंग, तो मन की लहर और क्रोध, लहर और घोड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहर और घोड़ा हो जाएगा, तरंग, लहर और तुरंग यानी घोड़ा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। ऐसे हैं अनंत, तो अनंत का क्या हो जाता है, आकाश। ठीक है, क्या हो जाएगा, आकाश, समुद्र। ठीक है, ऐसे फिर अक्षर का अगर हम लिखना चाहें तो अक्षर का वर्ण हो जाता है, विष्णु हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। अक्षत का बात करें तो अखंड हो जाता है। ठीक है, अखंड हो जाता है, अखंड होता है, चावल का दाना हो जाता है। ठीक है, चावल का दाना हो जाता है। अक्ष की बात करें तो धूरी, धूरी और आँख हो जाती है। ठीक है, ऐसे हो जाते हैं वाक्य। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से किसी शब्द के लिए एक चयन करके लिखना है। जिसके पास कुछ ना हो तो वो क्या कहलाता है, आकिंचन कहलाता है। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है, ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए अगला है यहाँ से आपका क्या होता है, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या है इसमें कि मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि मैं सकुशल हूँ। क्या लिखना है इसका, शुद्ध करके लिखना है, मैं सकुशल हूँ। सही वाक्य क्या हो जाएगा, मैं सकुशल हूँ। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो क्या लिखेंगे कि रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, ऐसे लोगे। उसका प्राण निकलने वाला है, तो क्या लोगे, उसके प्राण निकलने वाले हैं, निकलने वाले हैं। आप प्रातः काल के समय आइएगा, क्या हो जाएगा, आप प्रातः काल आइएगा। ठीक है, इनमें से आपको 2 करने होते हैं। देखिए 2 करने होते हैं, हमने 4 करे, हम सब कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पर 12वें प्रश्न में जो का खा गा होंगे, इसमें बीरस अथवा करुणरस का उदाहरण स्थायी भाव सहित उदाहरण लिखना है। तो बीरस का जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव से संयोग करता है तो क्या बीरस की उत्पत्ति होती है। ऐसे करुणरस की जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग करता है तो किसकी उत्पत्ति होती है, करुणरस की उत्पत्ति है। बड़ी खोई भुजंग सी जन्नी फंसा पटक पटक रही थी शीश, अंधी आज आकर मुझको क्या न्याय तुम दे सकती। फिर ऐसे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित चौपाई छंद और कुंडलियों में से कोई एक का लिखना है। फिर ऐसे बैंक में खाता खोलने के लिए अब जो बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है, या अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र होगा, 6 अंक का होगा। फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होगा। जैसे मेरा प्रिय खेल, नई शिक्षा नीति, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, भारत में क्रांति, ये आप सब आपको कर लेना है। लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।